कैसे हैं आप सब। अ, वीडियो एंड तक देखना आप। मैं वीडियो के एंड में आपसे आके मिलूंगा। मेरे पास एक छोटी सी स्टोरी और एक छोटा सा मैसेज है आप सबके लिए। ठीक है, तो आप मैथ्स का लेक्चर लीजिए। मैं मैथ्स के लेक्चर के बाद आपसे मिलता हूँ। ठीक है, पर आना जरूर, मैं आपको वेट कर रहा हूँ। ओके, बाय। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। वेलकम बैक टू चैनल मथीशियन। मैं आपका दोस्त दीपेश गुप्ता लेके आ गया हूँ फिर से नया टॉपिक आप सबके लिए क्लास 7 की मैथमेटिक्स से। सो लेट्स स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, विच इज डेटा हैंडलिंग। सो दोस्तों, जो टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर वो है इंट्रोडक्शन टू डेटा, अर्थमेटिक, मीन, मोड, मीडियन, बार ग्राफ एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये 6 टॉपिक हम कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि इस वीडियो में हम जो भी पढ़ने वाले हैं उन सबके पीडीएफ नोट्स डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर अवेलेबल हैं। तो आप वहां से नोट्स को डाउनलोड करके इस वीडियो में जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसको रिवाइज कर सकते हैं। और उसके बाद अपनी एनसीईआरटी के बुक्स के क्वेश्चन करके आप अपने डाउट्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी डाउट राइज होता है, कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर मुझे पॉसिबल होगा तो मैं कमेंट सेक्शन में आपका रिप्लाई ज़रूर करूंगा और आपके डाउट क्लियर करूंगा। लेकिन अगर उधर पॉसिबल नहीं हुआ, अगर क्वेश्चन ज़्यादा हुए, तो फिर मैं उन डाउट्स के और एक डाउट रिजॉल्विंग लेक्चर के अंदर, एक डाउट रिजॉल्विंग वीडियो के अंदर आपके डाउट सॉल्व करूंगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू डेटा। ओके, सो लेट्स कम टू आवर फर्स्ट टॉपिक विच इज इंट्रोडक्शन टू डेटा। इन टॉपिक्स को पढ़ने से पहले हम समझते हैं कि डेटा क्या होता है, क्योंकि चैप्टर के स्टार्टिंग में आ रहा है डेटा हैंडलिंग, यानी डेटा को हैंडल करना। तो हैंडल तो हम उसको करेंगे जो हमें पता तो होगा कि है क्या, डेटा हैंडल करना। लेकिन डेटा होता क्या है, पहले डेटा तो पता लगे। डेटा क्या होता है? डेटा एक इंफॉर्मेशन का ग्रुप है, ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन जो आपको प्रोवाइड की गई है। अब वो इंफॉर्मेशन क्या होती है, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मानिए स्टैंडर्ड 7 क्या ये मुझे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। स्टैंडर्ड 7 के अंदर 7 स्टूडेंट्स हैं, राहुल, विवेक, हेमंत, तरुण, प्रभात, खुशबू, मनीषा। ये उनके नेम्स हैं, ये उनकी एज है, ये मार्क्स हैं जो उनने स्कोर किए हैं आउट ऑफ 100, और ये उनकी हाइट है इन सेंटीमीटर्स। सेंटीमीटर में उनकी हाइट दे रखी है। ठीक है, अब आपको पूछा है कि इनकी एज का डेटा क्या है, तो इनकी एज का डेटा है ये, इट इज डेटा ऑफ देयर एजेस, यानी कि ये इनकी एज का डेटा है। मार्क्स का डेटा पूछा जाए तो ये उनकी मार्क्स का डेटा है। हाइट का डेटा पूछा जाए तो ये उनकी हाइट का डेटा है। नेम का डेटा पूछा जाए तो उनकी ये नेम का डेटा है। तो बेसिकली डेटा क्या है? डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, इट इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ सेम टाइप। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर टाइप की जो इंफॉर्मेशन होती है उसका जो कलेक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डेटा। जैसे मानिए आपको स्टैंडर्ड 7 में इन सबके नेम्स दे रखे थे, तो ये एक तरह का डेटा है। ये किसका डेटा है? नेम का डेटा है, नाम का डेटा है। एज का डेटा ये है क्योंकि इन सबकी एज है, इसके अंदर सबकी एज ही आ रही है। ये मार्क्स है सबके, तो ये उनकी मार्क्स का डेटा है। ये उनकी हाइट का डेटा है। यानी कि एक पर्टिकुलर ग्रुप जो होता है उसका जो कलेक्शन होता है उसका हम क्या बोलते हैं? डेटा। सो व्हाट इज अ डेटा? डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स, of names, of measurement, of anything. It is a collection of information of particular type of information. ठीक है, किसी पर्टिकुलर टाइप की जो इंफॉर्मेशन होती है उसका जो कलेक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डेटा। सो व्हाट इज डेटा? डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ सेम टाइप ऑफ सेम ग्रुप। ओके ओके स्टूडेंट्स, लेट कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन या उसको बोलते हैं एवरेज। अच्छा, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल करते हैं, ध्यान देना। यहाँ पर Rahul studies for 1 hour, 2 hours, 3 hours, 4 hours, 5 hours respectively for 5 consecutive days। यानी कि राहुल 5 consecutive days, consecutive कौन से नंबर होते हैं? जो कंटिन्यूसली आते हैं। consecutive मतलब जिनके बीच में इंटरवल होता है वो कॉमन होता है। यानी कि जैसे लगातार वो 5 दिन तक पढ़ रहा है। जैसे पहले दिन वो पढ़ा 1 घंटा, दूसरे दिन पढ़ा 2 घंटे पढ़ा, तीसरे दिन 3 घंटे पढ़ा, उसने अपनी स्टडी टाइमिंग बढ़ाई, चौथे दिन 4 घंटे पढ़ा, 5वें दिन 5 घंटे पढ़ा। तो 5 कॉन्जिक्यूटिव डेज तक वो इतने इतने घंटे पढ़ा। अब क्वेश्चन आपसे पूछता है कि हाउ मेनी आवर्स डज ही स्टडी डेली ऑन एवरेज, यानी कि वो एवरेज अगर हम उसका निकालें तो डेली वो कितने घंटे पढ़ रहा है। अरे भाई 5 दिन तक वो अलग अलग टाइम पढ़ता है। पहले दिन तो पढ़ता है 1 घंटा, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3, तीसरे चौथे दिन 4 और 5वें दिन 5, यानी कि डेली वो अपना टाइम बढ़ा रहा है। यानी कि उसके टाइमिंग्स जो है वो 5वें दिन तक अलग अलग है।
लेकिन अगर मानिए उसे अपना डेटा देना हो कि कुछ बताना हो कि मैं एवरेज 5 दिन में इतना तो पढ़ता था, यानी मैं डेली इतना तो पढ़ता था, तो एवरेज कैसे निकाले हम? तो देखिए एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज हम क्या करेंगे, एवरेज निकालने के लिए हम देखेंगे कि वो टोटल कितने घंटे पढ़ा। पहले दिन कितने घंटे पढ़ा, 1 आवर, दूसरे दिन 2 आवर, तीसरे दिन 3 आवर, चौथे दिन 4 आवर, पांचवें दिन 5 आवर। ठीक है, यानी कि वो पहले दिन क्या करा, पहले दिन 1 घंटा, दूसरे दिन 2 घंटा, तीसरे दिन 3, चौथे दिन 4, पांचवें दिन 5। ठीक है, मैंने ये निकाल लिया कि टोटल वो कितना टाइम पढ़ा। ठीक है, टोटल इतने घंटे पढ़ा वो। ठीक है, और कितने दिनों तक पढ़ा, 5 दिन तक। क्या लिख रखा है, 5 कॉन्जिक्यूटिव डेज। तो मैंने इस नंबर को 5 से डिवाइड कर दिया, इसके सम को 5 से डिवाइड कर दिया। मैंने क्या किया यहाँ पर एवरेज निकालने के लिए, मैंने इसके टोटल स्टडी आवर से निकाले, मतलब टोटली कितने घंटे पढ़ाई की है, और अपॉन डिवाइड किससे किया है इसको, कि टोटल कितने दिनों तक पढ़ाई की है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, ऊपर वाला नंबर सॉल्व करते हैं। 1 + 2 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 अपॉन 5 सॉल्व करें। 5 की टेबल में 15 कितने टाइम्स आता है, 3 टाइम, 5 3 ज़ा 15। तो मेरे पास आंसर आया 3 आवर्स। अब इन 3 आवर्स का मतलब क्या है, 3 आवर्स का मतलब ये है कि अगर मैं ये कहूं कि उसने 5 दिन तक डेली 3-3 घंटे पढ़ाई की है, तो क्या वो सही होगा? चलिए चेक कर लेते हैं। मैं कहता हूं कि 3 घंटे वो 5 दिन तक पढ़ता है, आप कहते हो कि उसने एक दिन 1 घंटा, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3, चौथे दिन 4, पांचवें दिन 5 घंटा। लेकिन सर आप बोल रहे हो कि डेली 3-3 घंटे पढ़ाई कर रहा है, तो दोनों चीज बराबर कैसे हुई? बिल्कुल बराबर होगी, देखते हैं। अच्छा, इस केस में मैंने जब टोटल किया था तो टोटल कितने आवर्स आए थे मेरे पास, 15 आवर्स, यानी कि 5 दिन तक 15 घंटे पढ़ा। अब मैं इस पॉइंट पर आता हूं, मैं बोलता हूं कि वो 5 दिन तक डेली 3-3 घंटे पढ़ा। चलिए मैं सॉल्व करता हूं, टोटल निकालते हैं। पहले दिन भी 3 घंटे, दूसरे दिन भी 3, तीसरे दिन भी 3, चौथे दिन भी 3, पांचवें दिन भी 3। मैं यही तो बोल रहा हूं आपसे कि डेली वो 3-3 घंटे पढ़ रहा है, ठीक है ना। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। टोटल टोटल कितना आया, 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 3 12, 12 + 3 15। बताइए, टोटल स्टडी आवर्स मेरे इससे भी वही आ रहे हैं और आपके भी उससे भी वही आ रहे थे, क्या दोनों सेम है क्या? ठीक है, तो एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज या फिर अर्थमेटिक मीन का मतलब होता है कि वो क्वांटिटी जो उन टोटल नंबर ऑफ जो जितने भी ऑब्जर्वेशन है उसके अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की जा सके। यानी कि आपके 5 ऑब्जर्वेशन थे, 1 2 3 4 5, 5 ऑब्जर्वेशन अलग अलग थे, मैंने एवरेज निकाला, एवरेज निकला, मैंने उसका सम किया और टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी से उसे डिवाइड किया, और उसके बाद मेरा आंसर आया 15 आवर्स। 15 आवर्स अपॉन 5, आंसर आया मेरे पास 3 आवर्स। तो मैंने क्या किया, 3 आवर्स को पांचों दिन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो 3 + 3 + 3 + 3 + 3, यानी 1 2 3 4 5 की जगह मैंने 3 3 3 3 3 कर दिया, तो आंसर मेरा वही आ रहा है क्या, सेम। ठीक है, तो एवरेज का मतलब, एवरेज वो क्वांटिटी होती है जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की जा सकती है। और इसका फॉर्मूला क्या है, जैसा आपने देखा यहाँ पर, ये क्या था, टोटल स्टडी आवर्स, यानी जितने टाइम उसने पढ़ाई करी उसका मैंने टोटल किया, यानी कि ये क्या है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, यानी अलग अलग ऑब्जर्वेशन थे, आपने इन्हें ऑब्जर्व किया। पहले दिन आपने ऑब्जर्व किया 1 घंटा, दूसरे दिन 2 घंटा, तीसरे दिन 3 घंटा, चौथे दिन 4 घंटा, पांचवें दिन 5 घंटा, यानी ये आपके ऑब्जर्वेशन थे, आपने 5 दिन तक ऑब्जर्व किया, इतना इतना बड़ा, और आपने उनको क्या किया, यहाँ पे उसका सम कर दिया। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि एवरेज जो था वो था सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, यानी सारे ऑब्जर्वेशंस का सम, सारे ऑब्जर्वेशंस का सम। और अपॉन में मैंने क्या लिखा, ये क्या था, ये कौन सा नंबर है, 5, 5 कॉन्जिक्यूटिव डे, यानी कितने दिन तक आपने ऑब्जर्व किया, कितने दिन तक, 5 दिन तक, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कितनी बार ऑब्जर्व किया आपने, 5 दिन, 5 बार ऑब्जर्व किया, यानी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ये आ गया हमारे एवरेज, या फिर एवरेज को भी हम क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक मीन भी बोला जाता है एवरेज को। और हमारा
फॉर्मूला क्या निकल के आया यहाँ से, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, यानी जितने भी ऑब्जर्वेशन आपको दे रखे हैं उनका सम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि कितने बार आपने उस चीज को ऑब्जर्व किया, यानी कितने ऑब्जर्वेशन थे, 5 ऑब्जर्वेशन थे, 4 थे, 6 थे, 3 थे, तो वो ऑब्जर्वेशन यहाँ पर और उनका सम यहाँ पर। ओके, चलिए एक एग्जांपल से इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा फॉर्मूला जो निकल के आया था वो था अर्थमेटिक मीन का, कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल है आपके पास, इसमें दे रखा है कि एक प्लेयर है, ठीक है, क्रिकेट देखते हैं सब, कौन नहीं देखता, ठीक है ना। चलिए एक प्लेयर है क्रिकेट का, 8 इनिंग्स यानी 8 मैचेस उसने खेले हैं, ठीक है, और उन 8 मैचेस में जो उसको स्कोर था वो था, फर्स्ट मैच में उसका स्कोर 58, सेकंड में 76, 40, 35, 46, 45, 0 एंड 100। ये 8 इनिंग्स का स्कोर है उसका, ठीक है, 8 इनिंग्स में इतना स्कोर बनाया, ठीक है। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि फाइंड द मीन स्कोर ऑफ प्लेयर, कि इस प्लेयर का मीन स्कोर क्या था, यानी कि एवरेज अगर मैं कैलकुलेट करूं कि तो इसका एवरेज स्कोर क्या था, या फिर अर्थमेटिक मीन क्या था इसके स्कोर का। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है, डेटा दे रखा है, उसके स्कोर दे रखा है। मैंने आपको डेटा क्या बताया था, डेटा इज अ ग्रुप ऑफ या फिर कलेक्शन ऑफ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, किसी भी पर्टिकुलर टाइप की इंफॉर्मेशन का कलेक्शन। तो यहाँ पे किसका कलेक्शन है, इसके स्कोर का, उसके रन्स का, ठीक है। अब उसका एवरेज स्कोर निकालना है, निकालते हैं। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, अर्थमेटिक मीन। सॉल्व करते हैं, तो एवरेज या फिर अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, यानी कि सम ऑफ, किसका सम करना है, उसके स्कोर का, उसके रन्स का, सम ऑफ स्कोर्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो टोटल नंबर ऑफ या फिर टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स, ठीक है, कितने स्कोर यानी कितने मैचेस खेले टोटल, या फिर टोटल नंबर ऑफ इनिंग्स लिख सकते हो यहाँ पे आप, कितने उसने मैचेस खेले हैं। सॉल्व करते हैं, सम ऑफ स्कोर, उसके स्कोर का सम, तो इसका स्कोर क्या क्या था, 58 प्लस 76 प्लस में 40 प्लस 35 प्लस में 46 प्लस 45 प्लस 0 प्लस 100 अपॉन टोटल इनिंग, कितनी इनिंग खेली, कितने मैचेस खेले उसके हैं, 8 मैचेस। सॉल्व करें, इन सब का सम करिए, इन सब का जब सम करेंगे तो इसका सम आएगा 400, ठीक है। सॉल्व करके देखना, इसका सम आएगा 400 अपॉन, जब मैंने इसको 8 से डिवाइड किया, 8 5 ज़ा 40 और इसका 0, यानी कि उसका जो एवरेज है फिर मीन स्कोर क्या निकल के आया मेरे पास, 50 रन्स। यानी मैं कह सकता हूं कि उसने पर मैच में एवरेज जो है 50 रन स्कोर किए हैं, यानी कि हर मैच में अगर 8 मैच में वो 50 रन बनाता तो भी उसका टोटल स्कोर क्या निकल के आया था, 40। चलिए ऐड करके देख लेते हैं, तो 50 प्लस 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 50, 8 इनिंग हो गई और हर इनिंग में स्कोर क्या, 50, क्योंकि मैंने एवरेज 50 मारी। चलिए टोटल सॉल्व करते हैं, 50 प्लस 50 100 प्लस 50 150 प्लस 50 200 प्लस 50 250 250 प्लस 50 300 300 प्लस 50 350 और ये 400 रन्स। तो यहाँ से भी टोटल मेरा क्या निकल के आया, 400 रन्स, ठीक है। तो इसका एवरेज मीन स्कोर, या फिर इससे पूछेंगे मीन स्कोर क्या हो जाएगा प्लेयर का, 50 रन्स, ठीक है। ओके दोस्तों, चलिए एक और क्वेश्चन हम करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन दे रखा है, लुक एट द टेबल गिवन बिलो, एक टेबल दे रखी है आपको, यहाँ पर 3 प्लेयर्स दे रखे हैं, ए बी और सी, क्रिकेट के प्लेयर्स हैं। उन्होंने 4 गेम खेले हैं, ठीक है, 4 गेम है, गेम 1 गेम 2 गेम 3 गेम 4, यानी क्रिकेट ही है, उनके 4 मैचेस हैं, ठीक है। अब ये उनका स्कोर है चारों प्लेयर्स का, तीनों प्लेयर्स का। ए ने फर्स्ट गेम में 14, दूसरे में 16, थर्ड में 10 और फोर्थ में 10, ठीक है। बी प्लेयर ने गेम 1 में 0, गेम 2 में 8, गेम 3 में 6 और गेम 4 में 4 मार्क्स। प्लेयर सी ने
गेम 1 में 8 स्कोर किया, गेम 2 में 11, गेम 3 वो खेला ही नहीं, डिड नॉट प्ले। सी ने गेम 3 खेला ही नहीं, गेम 4 के अंदर उसने स्कोर था 30। अब जो क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं वो क्वेश्चंस हैं, पहला क्वेश्चन है मीन स्कोर ऑफ प्लेयर ए। चलो चारों क्वेश्चन हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं, ठीक है, सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, पहले ए पर आते हैं। पहला क्वेश्चन, मीन स्कोर ऑफ प्लेयर ए। मीन, अर्थमेटिक मीन, मीन का फॉर्मूला सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही हम ए के लिए करेंगे। तो जो मीन स्कोर हो जाएगा, मीन स्कोर ऑफ ए, मीन स्कोर ऑफ ए का मीन स्कोर, ए का मीन स्कोर मतलब सम ऑफ ए के जो इनिंग्स में जो परफॉर्मेंस है उसका सम, यानी उसने जितना भी स्कोर किया उसका सम। तो सम ऑफ स्कोर अपॉन टोटल मैचेस या फिर टोटल गेम। ठीक है, चलिए सम करते हैं। ए का पहले में स्कोर था 14, दूसरे में 16, तीसरे में 10, फोर्थ में भी 10, और टोटल कितने मैच खेले उसने? 4। सॉल्व करते हैं। 14 और 16 30, 30 और 10 40, 40 और 10 50, 50 अपॉन 4, यही आएगा ना सम इनका। ठीक है, 50 अपॉन 4 सॉल्व करते हैं। 4 से 50 तो पूरा तो कैंसिल आउट होगा नहीं। ठीक है, सॉल्व करते हैं। अगर हमारे डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, ठीक है, बचे 10, यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। 4 1 जा 4, बचे 1, 4 2 जा 8, बचे 2, तो रिमाइंडर आ गया 2, तो इसके आगे हम पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे, 4 5 जा 20, तो आंसर क्या है मेरे पास? 12.5। दिस इज द एवरेज स्कोर। या तो पॉइंट में लिखो, चाहे इसको फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, 12.5 या फिर 50 अपॉन 4, ये तो ए का एवरेज हो गया। पहला क्वेश्चन सॉल्व। मीन स्कोर क्या था प्लेयर ए का? 12.5 रन। ठीक है, अब सेकंड इसने क्वेश्चन जो पूछा है वो पूछा है कि टू फाइंड द मीन स्कोर ऑफ सी, यानी सी का मीन स्कोर निकालने के लिए वुड यू डिवाइड द टोटल स्कोर बाय 3 और 4। ये अजीब सा क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ना ध्यान से, कि सी का मीन स्कोर निकालने के लिए आप टोटल स्कोर, जैसे टोटल स्कोर जो होता है उसको डिवाइड करते हैं ना टोटल नंबर ऑफ मैचेस से, तो टोटल स्कोर को आप किससे डिवाइड करोगे? 3 से या 4 से? अब आप कहोगे कि सर ये कैसी बात है, 4 गेम है तो 4 से डिवाइड करेंगे ना, टोटल तो मैचेस 4 ही है ना। लेकिन हम बात कर रहे हैं सी की, हम बात किसकी कर रहे हैं? सी की। तो यहां पर क्या आता है? सी का स्कोर अपॉन टोटल नंबर ऑफ मैचेस, जो उसने मैचेस खेले हैं। लेकिन ऊपर टेबल के अंदर ध्यान दीजिए, फर्स्ट मैच उसने खेला, सेकंड मैच उसने खेला, थर्ड मैच तो वो खेला ही नहीं, जो थर्ड गेम था वो तो उसने खेला ही नहीं, फोर्थ गेम उसने खेला ही नहीं। टोटल तो उसने कितने गेम खेले? 3 ही तो गेम खेले ना, एक गेम तो उसने खेला ही नहीं है। इसका मतलब जो उसके टोटल नंबर ऑफ मैचेस होंगे कितने होंगे? 3, यानी उसने टोटल कितने मैचेस खेले थे? 3। तो हम इसको किससे डिवाइड करेंगे? 3 से। तो हमारा जो आंसर होगा बी का वो क्या होगा कि हम किससे डिवाइड करेंगे? विल डिवाइड बाय 3। हम किससे डिवाइड करेंगे उसे? 3 से। कैसे डिवाइड करेंगे? सी का एवरेज निकाल लेते हैं, एवरेज या फिर मीन स्कोर, मीन स्कोर ऑफ सी। तो सी का टोटल स्कोर सम निकालते हैं, सम ऑफ स्कोर ऑफ सी अपॉन टोटल मैचेस या फिर गेम प्लेड, कितने गेम उसने खेले। सी के स्कोर का सम, सी का स्कोर 8 + 11 + 13, 8 + 11 प्लस में 13 अपॉन टोटल मैचेस, कितने मैचेस खेले उसने? 3। सॉल्व करें, 8 + 11 19, 19 और 13 कितने हुए? 32। ठीक है, सॉल्व करके देखिएगा, ये आंसर आएगा अपॉन 3। तो ये क्या हो गया उसका? एवरेज। अगर आप चाहें तो इसे फ्रैक्शन फॉर्म में भी दे सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो इसे डेसिमल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, डिवाइड करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि आप सी का एवरेज स्कोर निकालने के लिए उसे किससे डिवाइड करेंगे?
3 से। क्यों? क्योंकि उसने मैच कितने खेले थे? केवल 3। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हुए। अब आते हैं उसके नेक्स्ट पार्ट पर, मीन स्कोर ऑफ प्लेयर बी। चलिए बी का एवरेज स्कोर निकालते हैं, इधर हम लिख लेते हैं कहीं पे। अब आते हैं थर्ड पार्ट पर, मीन स्कोर ऑफ प्लेयर बी। अब बी का मीन निकाल लेते हैं। ठीक है भाई, मीन स्कोर ऑफ बी, बी का मीन कैसे निकालेंगे? सम ऑफ स्कोर या फिर सम ऑफ रन अपॉन टोटल मैचेस प्लेड, यानी उसने कितने मैच खेले। ठीक है, सम उसके स्कोर का, बी का पहले में सम 0, दूसरे में रन जो थे वो थे 8, थर्ड में 6 और फोर्थ में 4। टोटल कितने मैचेस खेले इसने? 4। सॉल्व करें, 8 + 6 14, 14 + 4 18, 18 अपॉन 4। तो ये उसका क्या आ गया? एवरेज स्कोर। ठीक है, 18 अपॉन 4 ये आ गया मीन स्कोर ऑफ बी। चलिए यहाँ पे नोट कर लेते हैं, 18 अपॉन 4। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब फोर्थ पार्ट में पूछता है कि बेस्ट परफॉर्मर कौन है। भाई बेस्ट परफॉर्मर कौन है? किसके रन सबसे ज्यादा? तो वही बेस्ट परफॉर्मर होगा। किसका एवरेज सबसे ज्यादा? देखिए रन तो सबके अलग अलग थे और हर गेम में अलग थे, तो हम जो एवरेज है उन सबके एवरेज को देखेंगे कि किसका एवरेज सबसे ज्यादा होगा, तो वही उसका स्कोर सबसे ज्यादा होगा। अब ये 3 नंबर आ गया मेरे पास। ठीक है, चलिए अभी 3 स्कोर है मेरे पास, इनमें से देखते हैं कि किसका स्कोर सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो अब हमारे पास तीनों प्लेयर्स के एवरेज स्कोर आ चुके हैं। ठीक है, हमारा फोर्थ क्वेश्चन था कि बेस्ट परफॉर्मर कौन है। अब बेस्ट परफॉर्मर कौन होगा? जिसके रन सबसे ज्यादा होंगे तो वही बेस्ट परफॉर्मर होगा, यानी कि जिसका एवरेज सबसे ज्यादा, वो हो जाएगा क्या? बेस्ट परफॉर्मर। ठीक है, अब देखिए तीनों के जो रन है, जो एवरेज जो स्कोर आया है, वो किस में आया है? किस फॉर्मेट में आया है? फ्रैक्शन फॉर्मेट में। फ्रैक्शन फॉर्मेट में कंपैरिजन किस तरह से किया जाता है, वो हमने चैप्टर में पढ़ा था, फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स के अंदर, कि हम कोई भी फ्रैक्शन नंबर्स का कंपैरिजन करते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, या फिर उसमें सबसे हाईएस्ट या फिर लोवेस्ट नंबर अगर निकालते हैं तो किस तरह से करते हैं हम। तो हमारे पास 3 नंबर्स हैं, 50/4, सेकंड है 18/4 और थर्ड है 32/3। अब आपसे पूछा जाता है कि बताइए इसमें से सबसे हाईएस्ट रन किसके हैं, तो वही बेस्ट परफॉर्मर होगा। तो हम फ्रैक्शन को किस तरह सॉल्व करते हैं? हम इनका क्या ले लेते हैं? देखिए पहले देखते हैं कि लाइक फ्रैक्शन है या नहीं है। देखिए लाइक फ्रैक्शन के लिए क्या होना चाहिए? इक्वल उनका डिनोमिनेटर। इन दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम है, तो ये तो लाइक फ्रैक्शन है। इन दोनों का डिनोमिनेटर 4 है, लेकिन ये तो लाइक नहीं है इनसे, इसका डिनोमिनेटर तो अलग है। इसका मतलब इसको भी लाइक फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा इनके जैसे, यानी तीनों को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम इनके डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे। तो 3 और 4 का एलसीएम लिया, तो 3 1 जा 3 और 4 1 जा 4। तो एलसीएम क्या है मेरे पास? 3 × 4 12। उसके बाद हम क्या करते हैं? एलसीएम में इनके डिनोमिनेटर में इनका एलसीएम लिख देते हैं 12। ठीक है, डिनोमिनेटर तो सेम करना लाइक फ्रैक्शन के लिए। अब 4 से 12 को डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, तो 4 से 12 डिवाइड किया, क्या आंसर आया? 3। 4 3 जा 12, और उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 50 से, यानी कि मैंने 3 को किससे मल्टीप्लाई किया? 50 से। इसको भी डिवाइड करते हैं, 4 3 जा 12, 3 को मल्टीप्लाई किया 18 से, इससे डिवाइड करिए, 3 को 12 से डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आया? 4। 3 4 जा 12, 4 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 32 से। चलिए सॉल्व करते हैं, 50 × 3, 3 × 0 0 और 3 5 जा 15। सेकंड 18 3 जा, मैंने आपको बोला था 20 तक की टेबल तो आपको याद होनी ही चाहिए। ठीक है, सो 18 × 3 कितना होता है? 54 अपॉन में क्या आया? 12। थर्ड 32 × 4, 4 2 जा 8 एंड 4 3s आर 12। आंसर क्या आया? 128 अपॉन में 12। तीनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब हम कंपेयर किसको करेंगे? इनके न्यूमरेटर को। अब आप देख लीजिए कि कौन सा न्यूमरेटर सबसे बड़ा है। कौन सा न्यूमरेटर सबसे बड़ा है? 150, यानी कि जो सबसे हाईएस्ट स्कोर किसके हो गए? इसके सबसे
हाईएस्ट स्कोर है और सबसे लोवेस्ट स्कोर किसका है, इसका। तो सबसे लोवेस्ट स्कोर कौन सा है, 18/4, यानी कि बेस्ट परफॉर्मर कौन सा हो गया, किसके सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोर है, 50/4 किसके थे, ए के। तो बेस्ट परफॉर्मर कौन हो जाएगा हमारा, प्लेयर ए। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट अर्थमेटिक मीन, या फिर हम इसको बोल सकते हैं एवरेज। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, मोड। ओके स्टूडेंट्स, चलिए लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, मोड। मोड क्या होता है, चलिए एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। हम एडल्ट्स के जो शर्ट के साइज होते हैं वो 38 से स्टार्ट होते हैं, वो 44, 45, 46 और बड़े होते हैं, तो थोड़े हेल्दी हो जाते हैं तो और बड़े साइज आते हैं। मुझे जो साइज आता है वो 38 फिट आता है, लेकिन मैं किसी भी स्टोर पे जाता हूँ ना, मोस्टली जो साइज होते हैं वो 39 से स्टार्ट होता है, 38 का बहुत कम रखते हैं, क्योंकि मुझे फिट नहीं आता तो मैं उनको ले भी नहीं सकता। तो मैंने एक दिन उससे पूछा स्टोर कीपर से कि आप हर स्टोर पे 39 का साइज ही ऐसा क्यों साइज है जो हर जगह मिलता है लेकिन 38 का नहीं मिलता, बहुत कम मिलता है। उन्होंने कहा सर 39 का साइज एक कॉमन, एक स्टैंडर्ड साइज है, 39 40 सेंटीमीटर की जो शर्ट है वो एक स्टैंडर्ड साइज है जो आपको हर स्टोर में मिलेगी। मैंने पूछा क्यों, तो उसने बोला कि क्योंकि इस साइज की शर्ट मोस्टली जितने भी सिटीजन्स हैं, जितने भी यंगस्टर्स हैं या फिर कोई मुझसे भी बड़ी एज के हैं, तो उनको ये साइज मोस्टली फिट आता है, और इस साइज की शर्ट सबके ठीक आती है। पतली जो मोस्टली आपसे मतलब आपके जैसे होते हैं, जो स्लिम फिट होते हैं वो बहुत कम मिलते हैं, या थोड़े और बड़े होते हैं तो थोड़े और हेल्दी होते हैं तो वो भी कम होते हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड साइज है जो आपको हर स्टोर पे अवेलेबल होगा। इसका मतलब जो 39 और 40 साइज है वो उस डेटा का, यानी कि जो साइज का डेटा है, इसमें 38 की शर्ट भी है, 39, 40, 41, 42, उसमें 39 साइज की ऐसी शर्ट है जो हर स्टोर पे मिलती है, सबसे ज्यादा शर्ट जो मिलेगी वो आपको 39 की मिलेगी। इसका मतलब 39 उस डेटा का मोड है, जो डेटा का कलेक्शन है उसका मोड है क्या, 39। तो इधर से आप क्या समझते हैं कि मोड क्या होता है, मोड एक ऐसा ऑब्जर्वेशन होता है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है किसी भी डेटा सेट के अंदर। कोई डेटा का सेट है, उसके अंदर सबसे ज्यादा मोस्ट ऑफनली रिपीट होने वाला जो डेटा होता है, जो ऑब्जर्वेशन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मोड। एग्जाम्पल के तौर पे आपको कोई डेटा दे रखा है 1 1 2 2 3 4 5 5 5 8, ये कोई कलेक्शन ऑफ नंबर से आपसे पूछा जाता है कि इस डेटा का मोड क्या होगा। मोड, अब मोड कैसे निकालें, मोड जैसे मैंने आपको बताया, जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है उस डेटा के अंदर, उसको हम बोलते हैं उसका मोड। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। देखिए 1 2 बार रिपीट हो रहा है, 2 ये भी 2 बार आ रहा है, 3 1 टाइम आ रहा है, 4 ये भी 1 टाइम आ रहा है, 5 ये आ रहा है 3 टाइम्स, और 8 जो आ रहा है वो आ रहा है 1 टाइम। तो सबसे ज्यादा बार रिपीट होने वाला नंबर कौन सा है, 5, यानी 3 बार रिपीट हो रहा है नंबर। तो इस डेटा का जो मोड होगा वो क्या होगा, 5। 5 इज अ मोड ऑफ दिस डेटा, यानी कि मोड कौन सा नंबर होता है, मोड इज दैट ऑब्जर्वेशन ऑफ द डेटा विच इज हैपनिंग मोस्ट फ्रिक्वेंटली या फिर मोस्ट ऑफनली, यानी सबसे ज्यादा बार रिपीट होने वाला जो नंबर होगा, सबसे ज्यादा बार रिपीट होने वाला जो ऑब्जर्वेशन होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, मोड ऑफ दैट डेटा। ठीक है, चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, कंसीडर गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये आपको ऑब्जर्वेशन एक सेट दे रखा है, डेटा कोई नंबर दे रखे हैं, कलेक्शन दे रखा है, आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द मोड ऑफ दिस डेटा। चलिए मोड क्या होता है, मोड वो ऑब्जर्वेशन होगा सबसे ज्यादा बार आएगा, इनमें से सबसे ज्यादा बार रिपीट होने वाला नंबर हम निकालते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका मोड निकालेंगे। तो जो पहला स्टेप होता है मोड को सॉल्व करने का, वो होता है कि जो आपको डेटा दे रखा है उसको आप असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, जैसे भी आप सेट करना चाहें उसे सेट करते हैं। सेट और अरेंज, अरेंज करना है द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। अरेंज करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। चलिए असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 2। चलिए 2, अब ये 2 को लिखना है, 2 1
2 3 4, 4 बार 2 है, 2 3 3 और 4। 2 के बाद 3, तो 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 1 टाइम, 2 3 4 5। 3 के बाद आया 4, 1 2 3, तीन बार ही आया, 1 2 3। 4 के बाद 5 है, नहीं है, 6 7 8 दे रखा है। 8 कितनी बार? एक बार। उसके बाद 9, 1 2 3 टाइम, 1 2 3। अब आप बोलोगे सर ये असेंडिंग ऑर्डर में क्यों अरेंज करा है, इसका फायदा क्या हुआ? वो तो हम ऐसे ही देख लेते। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने का फायदा कि आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा नंबर कितनी बार रिपीट हुआ। जैसे 2 जो है 4 टाइम्स रिपीट हुआ, 3 5 टाइम रिपीट हुआ, 4 3 टाइम्स रिपीट हुआ, 8 1 टाइम रिपीट हुआ, और 9 3 टाइम्स रिपीट हुआ। अब आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ। 5 टाइम रिपीट होने वाला 3। तो इस सेट का जो मोड होगा वो मोड क्या होगा? मोड क्या हो जाएगा इसका? 3। तो आया समझ में आपको मोड? मोड क्या होता है कि कोई भी आपको डेटा दे रखा है, कोई कलेक्शन दे रखा है किसी भी नंबर्स का या फिर किसी डेटा का, तो उसके अंदर सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला ऑब्जर्वेशन जो होता है, जो भी ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? उस सेट का मोड। ओके ओके स्टूडेंट्स, लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। लेकिन नेक्स्ट टॉपिक मीडियन पे आने से पहले हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं, रेंज। यहाँ पर मैंने उसे लिखा नहीं है क्योंकि बहुत छोटा टॉपिक है, ठीक है। तो पहले उसे ऐसे ही समझ लेते हैं। रेंज क्या होता है कि कोई भी आपको ऑब्जर्वेशन दे रखा है, कोई भी डेटा दे रखा है, जैसे आपने अभी अर्थमेटिक मीन पढ़ा, आपने आप उसको मोड पढ़ा, असेंडिंग ऑर्डर में उसे अरेंज करना देखा। तो रेंज क्या होता है? रेंज इज अ डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन एंड द लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन। यानी कि सबसे बड़ा जो ऑब्जर्वेशन, सबसे बड़ा जो नंबर है, और सबसे लोवेस्ट नंबर यानी सबसे लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन, उनका जो डिफरेंस होता है वो क्या कहलाता है? रेंज। मान लीजिए आपको कोई भी डेटा दे रखा है, मानिए आपको एज दे रखी है, एज दे रखी है, एज ऑफ स्टूडेंट्स। कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनकी एज आपको दे रखी है, ठीक है, 12 13 14 14 21 39 सॉरी 20 7 9 21 और 22 और एक ले लेते हैं 17। मानिए कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनकी एजेस ही आपको ये दे रखी है, 12 13 14 14 21 27 9 21 22 17। यानी स्कूल के किसी भी पर्टिकुलर क्लास की बात नहीं कर रहा, स्कूल में से कोई भी नंबर रैंडमली कोई भी स्टूडेंट उठा लिया, उनकी एज यहाँ पर लिख दी है। अब आपसे पूछा जाता है कि रेंज क्या है? रेंज, इसकी रेंज। तो रेंज का मतलब होता है, रेंज क्या होता है? रेंज इज अ डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन। सबसे हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन और सबसे लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन का जो डिफरेंस होगा उसको हम क्या बोलते हैं? रेंज। सॉल्व करते हैं। हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन, देखिए निकालने से पहले सबसे पहला स्टेप जो होता है कि जो भी आपको डेटा दे रखा है उसको आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, ठीक है। किस ऑर्डर में अरेंज करेंगे? असेंडिंग ऑर्डर में। इससे आपको क्या पता लग जाएगा कि सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है और सबसे लोवेस्ट नंबर कौन सा है, ठीक है। ऊपर वाले डेटा को अरेंज कर लेते हैं पहले। सबसे छोटा नंबर 7, उसके बाद 9, देन 9 के बाद 12, 12 के बाद 13, 13 के बाद 14, 14 दो बार दे रखा है, 14 से बड़ा नंबर 17, 17 से बड़ा 20, उससे बड़ा 21, 21 भी 2 टाइम्स दे रखा है, उसके बाद लास्ट 22। ये हमने इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद इसका फायदा क्या हुआ? आपको पता लग गया कि सबसे हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है और सबसे लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन यानी कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है। ले लीजिए, दोनों का डिफरेंस निकालना है। हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन 22 माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन 7,
सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके आंसर क्या आया मेरे पास 15। तो इस डेटा का रेंज क्या हुआ 15, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन। तो रेंज क्या होता है, रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन एंड लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द गिवन डेटा। ठीक है, जो भी डेटा दे रखा है, जो भी डेटा दे रखा है उसके हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन का जो डिफरेंस होगा उसको हम क्या बोलते हैं, रेंज। सो दैट्स कॉल्ड रेंज। ओके, नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, मीडियन। ओके, लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, मीडियन। मीडियन को हिंदी में बोलते हैं मध्य, यानी बीच में, यानी फिर मध्यांतर। किसी भी डेटा के बीच में आने वाला जो नंबर होता है, जो वैल्यू होती है, इसको बोलते हैं मीडियन। अगर मीडियन की डेफिनेशन देखी जाए तो मीडियन की डेफिनेशन होती है द वैल्यू विच लाइज इन बिटवीन द डेटा विच इज अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। इसके साथ ये लाइन भी ऐड होती है, विच इज अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी जो आपका डेटा है वो ऐसे ही टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, वो डेटा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो। उसके बाद जो बीच में जो वैल्यू होती है, इसके मिड में जो वैल्यू आती है, उस वैल्यू को बोलते हैं हम मीडियन। चलिए एग्जाम्पल से इसे समझ। एक एग्जाम्पल है, तो इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। जो क्वेश्चन दे रखा है द वेट ऑफ स्टूडेंट्स आर गिवन बिलो, कि कुछ स्टूडेंट्स हैं उनका वेट आपको दे रखा है। ठीक है, अब आपसे बोला गया है कि इसका मीडियन निकालना है। ठीक है, मिड वैल्यू निकालनी है। अब हम क्या करेंगे कि भाई इसमें से सबसे बीच की वैल्यू फाइंड कर लेंगे वही मीडियम है? नहीं, बिल्कुल नहीं। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलिए, मीडियन के डेफिनेशन क्या कहती है, वैल्यू लाइज इन द मिड ऑफ द डेटा। वो आपकी बात सही है कि डेटा के मिड में होना चाहिए, विच आर अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, जो या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो। ठीक है, चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। 35, 38, 37, देखिए यहाँ पर वैल्यू बढ़ गई फिर कम हो गई, यानी कि ये अरेंज्ड नहीं है। तो हम पहले इसे अरेंज करते हैं। चलिए अरेंज कर लेते हैं। पहले हम अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। ठीक है, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी दे रखी है 35, कितनी बार दे रखी है 2 बार। उसके बाद 35 से बड़ी 36 है क्या, नहीं है, 37 है, कितनी बार, 1 बार। 37 के बाद 38, कितनी बार दे रखी है 2 बार। 38 के बाद 39, कितनी बार, 2 बार। 39 के बाद 40 भी 2 टाइम्स। इनको कट करते चलिए ताकि आपको आइडिया लग जाए कि कौन सा डेटा हम लिख चुके हैं। 40 के बाद 41 है, नहीं है, 42 है, कितनी बार, 2 बार। 42 के बाद 45 1 बार, उसके बाद आ गया अपना 47। तो ये डेटा हमारा अरेंज हो चुका है असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। अब हम देखते हैं कि इसमें से सबसे मिड वैल्यू कौन सी है, बीच में कौन सी वैल्यू आती है। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 वैल्यूज हैं। ठीक है, 13 वैल्यूज, सबसे बीच में कौन सी वैल्यू होगी, देखिए 2 3 4 5 6 और ये, इस वैल्यू पे ध्यान दीजिए। बीच में वैल्यू जो होती है, जो मिड वैल्यू होती है, उसके लेफ्ट हैंड साइड पर भी उतने ही नंबर होने चाहिए जितने राइट हैंड साइड में। मिड का मतलब वही तो होता है जिसके दोनों साइड पर इक्वल नंबर ऑफ क्वांटिटीज हो। देख लीजिए गिनिए, 1 2 3 4 5 6, इसके लेफ्ट हैंड साइड में तो 6 क्वांटिटीज है। इसके राइट हैंड साइड में देखिए 1 2 3 4 5 और 6, इधर भी 6 नंबर है। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूं कि 39 इज द मीडियन ऑफ दिस डेटा। 39 इज द मीडियन ऑफ दिस डेटा। अब आप कहोगे सर डिसेंडिंग ऑर्डर में कुछ और आ जाता, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लो। डिसेंडिंग ऑर्डर में इसका उल्टा कर दूं, यही वाला नंबर है 47 45 42 42 40 40 39 39 38 38 37 35 एंड 35। देखिए सारे नंबर आ गए क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 नंबर ही थे ना। ठीक है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया अपना।
अब देखते हैं मिड वैल्यू कौन सी है। चलिए 1 2 3 4 5 6 ये हमारा नंबर। अब देखिए इसको मैंने मीडियन बोला है। अब देखिए दोनों के इसके दोनों साइड इक्वल क्वांटिटीज हैं क्या, देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी 6 नंबर है, इसके राइट हैंड साइड में भी 6 ही होने चाहिए, 1 2 3 4 5 और 6। इसका मतलब 39 इस डेटा के बिल्कुल मिड में आ रही है। इसका मतलब ही क्या है, इसकी मीडियन। ये क्या है इसका मीडियन। मीडियन ऑफ दिस डेटा इज 39। ठीक है। अच्छा ये छोटे कलेक्शन होते हैं जिनमें मतलब नंबर्स कम है, 13 नंबर है, 12 है, 14 है, उसमें तो आप इजीली मीडियन निकाल लेंगे। लेकिन मानिए अगर आपको 20 डेटा दे दिया, फिर 20 या फिर 100 दे दिया, 150 दे दिए, 190 दे दिए, 200 दे दिए, 200 से भी ज़्यादा 400 दे दिए, तो क्या उसको काउंट करते रहोगे कि ये इसके बीच में आ रहा है भाई साहब, तो ये इसका मीडियन है। ऐसे कैलकुलेट करने बैठेंगे तो हो लिया एक क्वेश्चन। पूरे पेपर में केवल एक क्वेश्चन ही सॉल्व होगा 2 मार्क्स का। ठीक है। फिर बोल के आना मैम हमने मीडियन तो फाइंड कर लिया, पर क्या करें आपने क्वेश्चन इतना बड़ा दे दिया। तो मैम बोलेगी अरे दिमाग लगा लेते थोड़ा सा, आपके सर ने इतना भी नहीं पढ़ाया। ठीक है। तो वो तरीका पढ़ते हैं जिससे हम मीडियन की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। इसी डेटा को देखते हैं। ओके ध्यान दीजिएगा, मैंने इस नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रखा है। ठीक है। अब मुझे मीडियन की वैल्यू निकालनी है। मुझे मीडियन की वैल्यू निकालनी है। ध्यान रखना आपको ये तो पता होगा कि कितने डेटा हैं, ये तो इतना आइडिया हो गई कि इतने नंबर्स हैं मेरे पास, इतने ऑब्जर्वेशन इतने हैं। जैसे इसका पता है मुझे 13 ऑब्जर्वेशन है, आपको देगा 15 ऑब्जर्वेशन है, 50 है, इतना हम फाइंड आउट करेंगे भी इतना नंबर्स हैं, 13 ऑब्जर्वेशन है, 15 ऑब्जर्वेशन है। अब मेरे को पता करना कि मिड वैल्यू कौन सी है, तो वापस से ऐसे थोड़ी कि नंबर सिलेक्ट कर लिया उसके यहाँ अगल बगल में गिनते ढूंढ रहे हैं कि यहाँ पर इतने बराबर हो गए, चलो यही मीडियन है। नहीं, मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है कि अगर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर ऑड नंबर है तो फॉर्मूला होगा हमारा n+1/2। अब बोलोगे सर ये n क्या आ गया यहाँ पर, n तो कुछ है नहीं यहाँ पर, ये तो नंबर दे रखे हैं, ये n क्या लिख दिया आपने। n यहाँ पर क्या है, n है यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने ऑब्जर्वेशन है। यहाँ पर n क्या है, n है टोटल ऑब्जर्वेशंस, कितने ऑब्जर्वेशन है वो क्या है यहाँ पर n। ठीक है। अब देखिए ऑड में ये है, अब मानिए इवन होता एक नंबर और होता, ये नंबर 13 की जगह 14 होते, 14 तो इवन होता है, 14 16 18 ये तो इवन नंबर है। तो इवन में क्या फॉर्मूला लगेगा, अगर ये ऑब्जर्वेशन इवन होते, अगर ये ऑब्जर्वेशन इवन होते तो हम क्या करते, हम कौन कौन से नंबर निकालते। एक तो हम निकालते n/2 और एक हम निकालते n/2 + 1। एक तो निकालते हम n/2, एक हम निकालते n/2 + 1। ठीक है। और इन दोनों का सम करके अपॉन 2 करते तो ये आती हमारी मीडियन की वैल्यू। तो ये क्या हो जाता हमारा मीडियन, यानी n/2 और n/2 + 1 ये हो जाती, इसका अपॉन 2 करते तो क्या हो जाता मीडियन की वैल्यू। अब आप बोलोगे सर इतना कॉम्प्लेक्स सा फॉर्मूला लिखवा दिया, इसको हम याद कैसे रखेंगे, ये n+1/2 है, फिर ये n/2 है, ये n/2 + 1 है, तो इतना कैसे याद रखेंगे इतना सारा, ये तो बताओ हमें। ठीक है। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ओके स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, क्वेश्चन दे रखा है आपको, ये कुछ डेटा दे रखे हैं 6 15 120 50 100 80 10 15 48 8 10 और 15। आपसे पूछा जाता है इनका मीडियन क्या है, फाइंड आउट द मीडियन ऑफ दिस। ठीक है। चलिए मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। ठीक है। पहले इस डेटा को हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में मैंने जब अरेंज किया, सॉल्व करते हैं इसे। सबसे छोटा नंबर कौन सा है इसके अंदर 6, उससे बाद
6 के बाद 10, 10 कितनी बार है? 2 टाइम्स। 10 के बाद 10, सॉरी 10 से पहले 8 भी है, 8 भी है। उसके बाद आ गया अपना 10, 2 टाइम्स। 10 के बाद कौन सा नंबर है बड़ा? 15, तो 1 एंड 2 एंड 3 टाइम, 3 टाइम 15 है। उसके बाद कौन सा नंबर है 15 से बड़ा? देखिए 15 से बड़ा कौन सा नंबर आ गया अपना? 48। 48 से बड़ा 50 एंड आफ्टर 50 इट्स 80। 80 के बाद 100 और 100 के बाद 120। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऑब्जर्वेशन सारे आ गए हमारे। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में रेंज हो गया। अब मीडियन फाइंड आउट करना है। अच्छा, टोटल ऑब्जर्वेशन देखिए पहले कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इन्हें टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं मेरे पास? 12। टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 12। और 12 क्या है? एक इवन नंबर है, ऑड नंबर है? इवन नंबर। इवन के लिए क्या फॉर्मूला लिखवाया था मैंने आपको? इवन के लिए क्या लिखवाया था? n/2 और n/2 + 1, ये दो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये दोनों वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले n, ये अपना n है। मैंने आपको बताया था ना टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होता है? n। n मुझे दे रखा है, n की वैल्यू 12 है, तो n/2 क्या हो जाएगा? 12/2 6। 12/2 6। और देखिए n/2 + 1, n/2 + 1, यानी कि ये जो ऑब्जर्वेशन निकला है इसके अंदर +1 करना है। इसका मतलब इसके अंदर ही +1 करना है, यानी कि 7। अगर यहाँ पे 5 होता तो यहाँ 6 हो जाता, यहाँ 7 होता तो यहाँ 8 हो जाता, यानी कि इसका अगला ऑब्जर्वेशन, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ध्यान रखना है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। n/2 आपने निकाला और उस नंबर के अंदर एक और ऐड करिए। ठीक है, अगर यहाँ पर 14 ऑब्जर्वेशन होते तो यहाँ 14/2 7 आता, यहाँ अपने आप ही 8 आ जाता, यानी कि अगला नंबर। जस्ट ऐड 1 into दिस नंबर। ठीक है, अब 6th ऑब्जर्वेशन देखना है हमें और 7th देखना है। 6th ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 छठा 6th ऑब्जर्वेशन तो ये है, और 7th ऑब्जर्वेशन ये 7th ऑब्जर्वेशन। तो 6th ऑब्जर्वेशन कौन सा हो गया मेरा? 15, और 7th ऑब्जर्वेशन कौन सा हो गया मेरा? 15। अब हमें क्या करना है? n/2 और जो n/2 + 1 आया है, इनको ऐड करना है और उसमें डिवाइड किसका करना है? 2 का, यानी कि 6th ऑब्जर्वेशन का प्लस में 7th ऑब्जर्वेशन का एडिशन अपॉन 2। अपॉन 2 क्यों किया? एवरेज निकाल रहा हूं दो वैल्यू का, दो ऑब्जर्वेशन का वैल्यू निकाल रहा हूं ना। एवरेज में क्या करते हैं? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितना ऑब्जर्वेशन लिया मैंने? केवल 2। ये 6 और 7 ऑब्जर्वेशन ही है, ये 6th ऑब्जर्वेशन और 7th है, यानी कि 2 ही ऑब्जर्वेशन है। तो 6th ऑब्जर्वेशन कौन सा है? 15। 7th कौन सा है? 15 अपॉन 2 करा तो 30/2, आंसर कितना आया? 15। तो इस डेटा का मीडियन क्या हो गया मेरा? 15। तो इसका आंसर क्या आएगा? मीडियन क्या है यहां पर? मीडियन क्या आ जाएगा मेरा? 15। So 15 is the median of this data. Got it? So students, here come our next topic, bar graph. बार ग्राफ क्या होता है? बार ग्राफ आपके पास जो भी डेटा अवेलेबल है, जो भी मैथमेटिक्स के अंदर जो भी डेटा अवेलेबल होता है, न्यूमेरिकल डेटा, उसको जब भी हम पिक्टोरियल फॉर्म में, यानी कि एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, पिक्चर की फॉर्म में उसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं बार ग्राफ। लेकिन यहाँ पर पिक्चर रिप्रेजेंटेशन के अंदर जिस चीज़ का हम यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं बार का। पिक्चर रिप्रेजेंटेशन हम कई तरह से कर सकते हैं, आगे और भी चार्ट्स आप पढ़ेंगे फ्यूचर के अंदर, लेकिन अभी जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पर जो स्टार्ट करते हैं बार ग्राफ्स। बार ग्राफ के अंदर हम बार्स का यूज करते हैं। बार या चॉकलेट बार देखा है आपने, रेक्टेंगुलर शेप का होता है, लंबा सा चॉकलेट बार हो गया। ठीक है, अब बार ग्राफ में यूनिफॉर्म विड्थ के बार होते हैं जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं दो एक्सिस पर। देखिए यहाँ पर दो एक्सिस होती है। एक्सिस मतलब ये हमारे ग्राफ की एक्सिस है। एक्सिस मतलब ये दो लाइंस हैं,
जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, 90 डिग्री एंगल पे होती हैं। एक एक्सिस होती है एक्स एक्सिस, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, और इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। ये दो एक्सिस होती हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। तो इन लाइंस पर हम जो पिक्चर रिप्रेजेंटेशन करते हैं किसी भी डेटा का, उसको हम बोलते हैं बार ग्राफ, ठीक है। एक क्वेश्चन के थ्रू इसे सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे डेटा दे रखा है कि आइसक्रीम फ्लेवर हैं और कितने स्टूडेंट्स इन्हें पसंद करते हैं। अच्छा, इनमें से आप देख के बताइए कि आपको कौन सा फ्लेवर पसंद है, ठीक है। आप में से कुछ स्टूडेंट्स हैं, उन्हें एक आइसक्रीम पार्लर पे आइसक्रीम खिलाने ले गए, ठीक है। उनमें से 3 बच्चों ने लिया चॉकलेट आइसक्रीम, 2 ने ली बटर स्कॉच, 10 ने ली वनीला, 2 ने ली अमेरिकन नट्स और 12 ने बोला केसर पिस्ता लेंगे मैम हम तो, ठीक है। अब जो क्वेश्चन मिला है वो है कि आपको ये जो डेटा है इसको हमें पिक्चर फॉर्म के अंदर, ठीक है, उसे रिप्रेजेंट करना है, यानी बार ग्राफ फॉर्म में उसे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, दो डेटा है हमारे पास, एक तो आइसक्रीम के फ्लेवर है और दूसरा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वे स्टूडेंट्स कितने हैं, ठीक है। तो दो एक्सिस हैं, दो डेटा है, क्योंकि इन दोनों को रिप्रेजेंट करना है तो इन दोनों को यहाँ पर प्लॉट करते हैं। मान लीजिए आइसक्रीम के फ्लेवर तो मैंने यहाँ पे लिख दिए, आइसक्रीम फ्लेवर, और यहाँ पे मैंने लिख दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। देखिए चलिए मैं मार्क कर देता हूँ। पहली आइसक्रीम फ्लेवर चॉकलेट, दूसरी बटर स्कॉच, तीसरी वनीला, चौथी अमेरिकन नट्स और पांचवी केसर पिस्ता। स्टूडेंट्स के नंबर मार्क कर देते हैं। मान लीजिए देखिए, जब भी आप वाई एक्सिस पर कोई भी नंबर मार्क करेंगे तो ऐसे नहीं कि भी आप रैंडम नंबर आपने इधर कुछ भी नंबर प्लॉट कर दिए। जो भी आप नंबर प्लॉट करते हैं, ठीक है, वो इस रेंज के होने चाहिए, मतलब इससे ज्यादा हो सकते हैं नंबर, यानी इनसे बड़े नंबर हो सकते हैं लेकिन इनसे कम नहीं हो सकते। यानी इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 12। यानी इधर आप जो नंबर प्लॉट करेंगे, मार्क करेंगे, जो भी नंबर मार्क करेंगे वो नंबर 12 से छोटा नहीं होना चाहिए। यानी यहाँ पर जो सबसे हाईएस्ट नंबर आएगा वो 12 से बड़ा होना चाहिए, फिर 12 हो सकता है लेकिन 12 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो बार ग्राफ की वैल्यू फिर वहां तक पहुंचेगी नहीं, हमको उससे क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड चीज, जब आप नंबर यहाँ पर प्लॉट करेंगे, जो भी नंबर आप यहाँ पर प्लॉट करेंगे तो उनके बीच की जो वैल्यू होती है, उनका डिफरेंस होता है वो सेम होना चाहिए, यानी कॉन्जिक्यूटिव नंबर होने चाहिए। कैसे, एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए मैंने 2 का डिफरेंस ले लिया, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 मैंने मार्क कर दी। देखिए ये जो नंबर मैंने प्लॉट करे, एक तो ये इस रेंज के अंदर है, सबसे बड़ा जो नंबर है 12 वो इसके अंदर आ जाएगा, कवर हो जाएगा, यानी इससे बड़ा ही नंबर है, 12 से छोटा नंबर मैंने नहीं रखा। दूसरी कंडीशन, जो मैंने नंबर लिए हैं इनके बीच का जो डिफरेंस है वो इक्वल है। देखो 2, 2 और 4 के बीच का डिफरेंस 2, 4 और 6 के बीच का डिफरेंस 2, 6 और 8 के बीच का डिफरेंस 2, 8 और 10 के बीच का डिफरेंस 2। यानी जो दो क्वांटिटीज होंगी ना उनके बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए, ठीक है, अलग नहीं। ऐसे नहीं कि 2, 3, 4, 9, 8, ऐसे कुछ नहीं, कंटिन्यूसली कॉन्जिक्यूटिव नंबर होने चाहिए, ठीक है। चलिए बार ग्राफ बनाते हैं। देखिए सबसे पहले चॉकलेट, चॉकलेट के लिए कितने स्टूडेंट्स हैं, 3। यानी जो 3 होगी वो वैल्यू कहीं 2 और 4 के बीच में आएगी, ठीक है। तो 2 और 4 के बीच में कहीं यहां पर आएगी 3 वैल्यू, यानी जो बार बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। ये 3 स्टूडेंट्स और ये चॉकलेट खाएंगे, ठीक है। इन्हें चॉकलेट आइसक्रीम ली 3 स्टूडेंट, और इसकी वैल्यू कुछ यहाँ पर बीच में है, क्योंकि 4 और 2 के बीच में आता है 3, तो यहाँ पर। बटर स्कॉच के कितने स्टूडेंट्स हैं, 6, 6 वैल्यू यानी यहाँ तक, यानी जो हमारा बार होगा वो कहाँ तक आएगा, इस वैल्यू तक। तो हम इसको बनाए,
तो बटर स्कॉच के कितने स्टूडेंट्स हो गए? 6। सेकेंड नेक्स्ट वन वनीला, वनीला के कितने स्टूडेंट्स हैं? 10। तो हमारा जो बार होगा वो यहां तक आएगा। चलिए बनाते हैं। तो ये हो गए हमारे वनीला खाने वाले स्टूडेंट्स, ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी थी? 10। फोर्थ अमेरिकन नट्स, अमेरिकन नट्स के कितने स्टूडेंट हैं? 2, यानी उनकी वैल्यू, उसकी वैल्यू कुछ यहां तक होगी। ठीक है, अमेरिकन नट्स के स्टूडेंट्स कितने हैं? 2। और केसर पिस्ता खाने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं? 12। तो 12 वाली वैल्यू कुछ यहां तक होगी। ठीक है, तो ये चॉकलेट, बटर स्कॉच, वनीला, अमेरिकन नट्स और केसर पिस्ता के स्टूडेंट्स का जो मैंने ग्राफ है वो प्लॉट कर दिया है। अब आप इस बार ग्राफ को देख के इजीली बता सकते हैं कि किसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है। देखिए इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है, 12 थी इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू 2 थी, इसकी वैल्यू 10, इसकी वैल्यू 6 और इसकी वैल्यू 3। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट अ डेटा इनटू बार ग्राफ। किसी भी डेटा को बार ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है। इसके अंदर हम दो एक्सिस का यूज करते हैं, जिसको दो एक्सिस को, एक एक्सिस होती है एक्स एक्सिस, दूसरी होती है वाई एक्सिस, जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। दोनों एक्सिस पर जो हमारे डेटा जो होता है, दोनों वैल्यूज होती है, उनको हम प्लॉट करते हैं। प्लॉट करने का तरीका ये होता है कि इनके बीच का जो डिफरेंस होता है, जो भी आप नंबर प्लॉट करते हो, चाहे इस एक्सिस पर करो चाहे इस एक्सिस पर करो, तो इन पे जो प्लॉट करने का जो पहला रूल है वो ये है कि नंबर के बीच का डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। ये नहीं कि डिफरेंस अलग अलग है, ऐसे नहीं कर सकते। मैं यहाँ पर 1 3 फिर यहाँ पर 7 लिख दिया, 9 लिख दिया, अनइक्वल डिफरेंस है। नहीं, इक्वल डिफरेंस होना चाहिए। 2 4 6 8 एक कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, जो सबसे हाईएस्ट नंबर होगा वो इसके हाईएस्ट नंबर के बराबर हो सकता है या फिर इससे बड़ा हो सकता है, इससे छोटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज द टॉपिक बार ग्राफ। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, प्रोबेबिलिटी। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स कम टू आवर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो विच इज प्रोबेबिलिटी। एक बार मैं दोबारा बता दूं कि इस चैप्टर के नोट्स इसके पीडीएफ लिंक, डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर आपके अवेलेबल हैं, तो आप वहां से नोट्स डाउनलोड करके इसे रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चन करके आप अपने जो भी डाउट हैं वो उसे सॉल्व कर सकते हैं। चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेरी होगी, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सो लेट्स कम टू आवर लास्ट टॉपिक विच इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी पढ़ने से पहले मैं एक छोटा सा आपके साथ क्वेश्चन पूछता हूँ, छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। ठीक है, देखिए राहुल है, एक स्टूडेंट है, वो कहीं से 2 कॉइन ले आया, कहीं से 2 कॉइन ले आया। ठीक है, अब उसने इनको टॉस करके देखा। अच्छा, कॉइन देखा है आपने? कॉइन हम टॉस करते हैं किसी क्रिकेट मैच के अंदर, किसी मैच के अंदर, तो या तो उसके अंदर हेड्स आता है, एक साइड को बोलते हैं हम हेड्स और एक साइड को बोलते हैं हम टेल्स। ठीक है, हेड और टेल्स होता है ना, इसके अलावा तो कुछ नहीं होता ना, हेड और टेल्स ही होता है ना। तो अब राहुल 2 कॉइन ले आया कहीं से। ठीक है, राहुल ने उसे टॉस करके देखा। राहुल ने उसे क्या करके देखा? टॉस। तो उसने जब फर्स्ट टाइम टॉस किया तो उसने देखा कि दोनों पे हेड्स आया, पहले पे भी हेड्स आया, दूसरे पे भी हेड आया। जब सेकंड टाइम उसने टॉस किया तो दोनों पे क्या आ गया? टेल्स। थर्ड टाइम उसने टॉस किया तो फर्स्ट पहले वाले पे हेड आया, दूसरे वाले पे टेल आया। और फोर्थ टाइम उसने टॉस किया तो पहले वाले पे टेल आया, दूसरे वाले पे क्या आ गया? हेड। ठीक है, अब देखिए, आप गौर से देखिए, क्या इन चारों के अलावा भी कॉइन के ऊपर कुछ और आ सकता है? कोई और पॉसिबिलिटी है? या तो दोनों कॉइन के ऊपर हेड आएगा, या फिर दोनों कॉइन के ऊपर टेल आएगा, या फिर एक पे हेड एक पे टेल आएगा। अब उसके भी 2 केस हैं, या तो पहले पे हेड दूसरे पे टेल आएगा, फिर पहले पे टेल दूसरे पे हेड आएगा। यही तो हो सकता है ना। इसका मतलब 2 कॉइन को उछाला जाए तो इन चारों के अलावा और कोई केस हो सकता है? नहीं, यही चारों केस हो सकता है ना। तो हमारे पास टोटल कितने केसेस हैं? टोटल केस, या फिर हम इसको बोलते हैं आउटकम। टोटल आउटकम। आउटकम मतलब टोटल कितने रिजल्ट, कितनी पॉसिबिलिटी, कितनी है हमारे पास?
4। ठीक है, अब हम सबकी पॉसिबिलिटी चेक करते हैं। अब मानिए वो निकालता है कि 2 हेड आने की पॉसिबिलिटी कितनी है। 2 हेड आए मतलब दोनों कॉइन्स पे हेड आए, उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है 4 में से। देखो 4 में से 4 तो टोटल आउटकम है, उसमें से 2 हेड कितने में आए, इसमें आए 2 हेड, बिल्कुल आए। इसमें आए 2 हेड, इसमें तो नहीं आए। इसमें आए, नहीं आए। इसमें दोनों में हेड आए, नहीं आए। इसका मतलब 2 हेड आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, केवल 1। कितने में से, 4 में से। ठीक है, अब सेकंड में पूछता हूं आपसे कि 2 टेल्स आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, कि दोनों में टेल आएगा। देखिए ध्यान से देखिए, इसमें आए टेल, इसमें दोनों में हेड है तो ये तो नहीं है। इसमें दोनों में टेल है, बिल्कुल है। इसमें दोनों में टेल्स है, नहीं। इसमें तो एक में हेड है तो ये भी नहीं है। इसमें दोनों में टेल्स है, नहीं है। एक में हेड है, नहीं है। 4 में से कितने में दोनों में टेल आए, केवल एक केस के अंदर, यानी कि 4 में से केवल एक केस ऐसा था जिसके अंदर 2 टेल्स आए। अब मैं बात करता हूं कि 1 हेड्स, एक हेड आने की पॉसिबिलिटी कितनी है। एक हेड, एक हेड का मतलब मैं बोल सकता हूं कि इसमें एक टेल भी आएगा। इसका मतलब एक कॉइन पे हेड आना चाहिए। अरे जब एक कॉइन पे हेड आएगा तो दूसरे पे तो अपने आप ही टेल्स ही आना चाहिए ना। मैं मुझे तो एक कॉइन पे हेड चाहिए, तो इसका मतलब दूसरे पे टेल चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं। दोनों पे हेड है, ये तो केवल हमें तो एक पे चाहिए, तो ये वाली कंडीशन तो नहीं हुई। दोनों पे टेल, हमें तो एक पे तो हेड चाहिए, ये भी नहीं हुई। दोनों एक पे हेड, देखिए एक पे हेड है और एक पे टेल है, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। इसमें भी एक पे हेड आ रहा है, सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब एक हेड के केस कितने हैं, 4 में से 2 केस ऐसे हैं जिसके अंदर एक पे हेड आ रहा है, यानी कि आउट ऑफ 4 हमारे पास 2 केस ऐसे हैं जिसके अंदर हेड्स आ रहे हैं। इसका मतलब अगर हम 2 कॉइन्स को उछालते हैं, टॉस करते हैं, 2 कॉइन्स को, तो उसमें 2 हेड आने की जो पॉसिबिलिटी है वो कितनी है, 1/4। कि 4 में से एक चांस ऐसा है कि 2 हेड आ जाएंगे। 2 टेल आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, 1/4, यानी 4 में से एक केस ऐसा है कि इसमें 2 टेल आ जाएंगे। और एक हेड आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, 2/4। या फिर 2/4 को सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा मेरा, 1/2 भी तो आ सकता है सॉल्व करेंगे तो। देखो काट के देखो, 2 1 2, 2 2 4, या फिर मैं 2/4, यानी 4 में से 2 पॉसिबिलिटी ऐसी है जिसमें 1 हेड आ सकता है, फिर 1 टेल आ सकता है। अब मैंने यहाँ पे वर्ड किया यूज पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी मतलब प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ही पॉसिबिलिटी होती है। प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि किसी भी आउटकम, किसी भी इवेंट के अकर होने की, यानी जो आपका जो रिजल्ट आ रहा है इसके होने की उम्मीद कितनी है, यानी कितने % चांसेस हैं। चांसेस, पॉसिबिलिटी, उम्मीद या फिर प्रोबेबिलिटी, सब एक ही है। किसी भी इवेंट के अकर होने के चांसेस कितने हैं उसी को हम बोलते हैं क्या, प्रोबेबिलिटी। सो प्रोबेबिलिटी इज द पॉसिबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एनी इवेंट। और इसको हम निकालते कैसे हैं, देखिए क्या निकाला था। प्रोबेबिलिटी जो होती है उसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1/4। ये 1 जो था ये 2 हेड के होने के चांसेस थे, यानी कि चांसेस ऑफ अकरेंस ऑफ एनी इवेंट। किसी भी इवेंट के, किसी भी आउटकम के चांस कितने हैं वो न्यूमरेटर में आएगा। डिनोमिनेटर में क्या आता है, 4 क्या था, टोटल आउटकम। टोटल आउटकम। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, किसी भी इवेंट के अकर होने की जो चांसेस हैं या फिर पॉसिबिलिटी है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी। ओके, चलिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिससे आपके प्रोबेबिलिटी के डाउट और क्लियर होंगे। ठीक है, चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, एक फिगर बनाया मैंने, बहुत गंदा फिगर है। इस पे ध्यान दीजिए। मैंने एक बॉक्स ले लिया है, बॉक्स के अंदर मैंने 3 तरह की बॉल्स डाली है। 3 तरह की छोटी छोटी मार्बल्स आते हैं ना, जो हम क्रेजी बॉल्स खेलते थे पहले बचपन में, तो ये वो वाली बॉल्स हैं। ठीक है,
अब ये 3 तरह की बॉल्स हैं, एक तो है ब्लैक कलर की, एक है व्हाइट कलर की, और ये ऐसी बॉल्स हैं वो शेडेड है, शेडेड मतलब लाइन वाली है, इनका कोई कलर नहीं है, शेडेड है इसके ऊपर, ठीक है। 3 तरह की बॉल्स हैं। अब आपसे पूछा जाता है कि मैंने किसी लड़के की आंख पे पट्टी बांध दी, मैंने किसी लड़के की आंख पे पट्टी बांध दी, ठीक है, उसे अब कुछ नहीं दिख रहा। मैं उससे बोलता हूं कि इस बॉक्स में से तुझे एक बॉल निकालनी है, इस बॉक्स में से तुझे एक बॉल निकालनी है, ठीक है। अब उसने एक बॉल निकाली है, इसमें से एक बॉल इसने बाहर निकाली, लेकिन मुझे नहीं पता, उसको नहीं पता, उसको दिख नहीं रहा ना कौन सी बॉल है, शेडेड निकली है, ब्लैक निकली है, फिर व्हाइट निकली, नहीं पता। अब मैं उससे क्वेश्चन पूछता हूं कि बताओ प्रोबेबिलिटी क्या है इसकी ऑफ व्हाइट बॉल्स। व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है, इसका मतलब कि उसने जार में हाथ डाला तो कितने चांसेस हैं कि उसके हाथ में व्हाइट बॉल आई होगी। कैसे निकालें, प्रोबेबिलिटी का हमने फॉर्मूला पढ़ा, टोटल आउटकम। टोटल मतलब पहले हम बॉल निकाल दें, कितनी बॉल हैं देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि टोटल बॉल्स कितनी हैं, टोटल बॉल्स कितनी हैं 11। इसमें से व्हाइट कितनी है, व्हाइट काउंट कर लेते हैं, व्हाइट कितनी है 1 2 एंड 3 एंड 4 4। ब्लैक कितनी है 1 2 3 एंड 4, एंड शेडेड कितनी है, शेडेड कितनी है 1 2 एंड 3। ये बॉल्स आ गए, टोटल 11, उसमें व्हाइट 4 ब्लैक 4 शेडेड 3। अब इसने पूछा व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी बताओ भाई, व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो उसने बोला कि सर टोटल आउटकम यानी टोटल बॉल्स थी 11, 11 में से व्हाइट बॉल कितनी थी 4, तो व्हाइट बॉल निकालने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हो जाएगी 4/11। मैं उससे सेकंड क्वेश्चन पूछता हूँ, बताओ भाई ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, तो वो बोलता है कि सर टोटल बॉल कितनी है मेरे पास 11, टोटल आउटकम कितना है 11, और ब्लैक आने के चांस कितने हैं मेरे पास, ब्लैक कितनी बॉल है मेरे पास 4, इसका मतलब ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी मेरी 4/11। इसी तरह से अब मैं उससे पूछता हूँ, तो भाई अब ये भी बता दे कि शेडेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी। वो फिर से बोलता है सर टोटल बॉल कितनी है 11, शेडेड बॉल कितनी है 3, तो शेडेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 3/11। सो दैट्स कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब चांस ऑफ अकरिंग एन इवेंट, किसी इवेंट के अकर होने की जो पॉसिबिलिटी होती है, चांसेस होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। और वो कैसे निकालते हैं कि वो इवेंट कितनी बार अकर हो रहा है अपॉन टोटल आउटकम, टोटल आउटकम कितने हैं। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट डेटा हैंडलिंग, जिसके अंदर हमने पढ़ा मीन, अर्थमेटिक मीन, इसको हम एवरेज भी बोलते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा मोड, आफ्टर दैट मीडियन, रेंज, देन बार ग्राफ, एंड आफ्टर दैट वी हैव रेड द लास्ट टॉपिक आर प्रोबेबिलिटी। ओके, सो दीज आर 6 टॉपिक्स। इसके नोट्स मैंने आपको दोबारा बताता हूँ कि डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर अवेलेबल हैं, इन नोट्स को रिवाइज कीजिएगा। वीडियो को दोबारा देखना है तो आप दोबारा देखिए, उसके बाद अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चन आप करिए, ठीक है। आपके कोई भी डाउट्स होंगे आप इजीली रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है, एक नए टॉपिक के साथ। लेकिन जाने से पहले आप मेरे भाई से मिलते हुए जाइए, उसके पास एक छोटा सा मैसेज है आप सबके लिए, तो ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट। हाय, कैसा रहा आप सबका मैथ्स का लेक्चर, एकदम बढ़िया। थैंक यू सो मच, आप सबने वीडियो एंड तक देखा और आप यहाँ तक आए। बस थोड़ी सी बातें करते हैं, थोड़ी बहुत, अभी पढ़ाई तो बहुत हो गई, नॉर्मल बातें करते हैं, ठीक है, नॉर्मल डिस्कशन है। अभी तक आपने जैसे अभी 7th स्टैंडर्ड में हैं आप, आपने LKG से लेकर, या फिर किसी ने प्री नर्सरी से स्टार्ट किया, फिर प्ले ग्रुप से स्टार्ट किया, तो तब से लेकर अब तक कितने सब्जेक्ट्स आपने देखे, नए नए सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस होते हैं, आगे आने वाले टाइम में और नए सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस होंगे।
और हर साल सब्जेक्ट्स के सिलेबस चेंज होते हैं, उनके एग्ज़ाम देने पड़ते हैं हर ईयर एंड में। कॉलेज में भी यही होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे उधर भी यही होगा, और उसके आगे कुछ कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, फिर कुछ और हायर स्टडीज़ के लिए आप बाहर जाते हैं, फिर कुछ भी करते हैं, तो उसके अंदर भी सब्जेक्ट्स आपको नए सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, उनके सिलेबस देखने पड़ता है, एग्ज़ाम देने पड़ते हैं। लेकिन इन सब के साथ एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो आपकी लाइफ स्टार्ट होने के साथ आपकी लाइफ में जुड़ जाता है, और वो सब्जेक्ट आपकी लाइफ के एंड तक रहता है, लेकिन हमें पता ही नहीं होता उस सब्जेक्ट के बारे में। उसी सब्जेक्ट में से मैं एक छोटा सा चैप्टर आप सबके लिए लाया, एक छोटा सा लेसन आप सबके लिए लेके आया। सबसे पहले सब्जेक्ट का नाम जान लेते हैं। सब्जेक्ट का नाम है लाइफ, आपका जीवन। और उसी सब्जेक्ट में से मैं आप सबके लिए एक छोटा सा लेसन आप सबके लिए लाया। लेकिन उस लेसन से पहले एक छोटी सी स्टोरी सुन लेते हैं, एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा। तो ये स्टोरी आप ही की तरह एक छोटे से प्यारे से बच्चे की है, आरव। आरव 6th स्टैंडर्ड में का स्टूडेंट था, बहुत ही इंटेलिजेंट था और सिंसियर भी बहुत था, डिसिप्लिन था अपनी लाइफ में। स्पोर्ट्स में ही सबसे आगे था, सबका कहना ही मानता था, बहुत अच्छा था, बहुत सारे फ्रेंड्स थे उसके। लेकिन उसके साथ उसका एक बेस्ट फ्रेंड था, केवल एक ही बेस्ट फ्रेंड था उसका, जिसका नाम था आदित्य। आरव बहुत खुश मिजाज बच्चा था, हमेशा खुश रहता था। 6th स्टैंडर्ड में आने के बाद उसे थोड़ी टेंशन होने लगी और कुछ दिनों से वो परेशान रहने लगा था। उसके दादाजी गांव से आए हुए थे। एक दिन वो आरव परेशान सा अपने कमरे में बैठा हुआ था, मुंह लटकाए। दादाजी ने देखा तो उसके पास गए, उसके पास बैठे, प्यार से आरव के सर पे हाथ से लाया और बोले, बेटा क्या हुआ, परेशान है? आरव ने फिर बताया कि दादाजी, मेरा एक फ्रेंड था, बेस्ट फ्रेंड था मेरा आदित्य, उसने मुझसे फ्रेंडशिप ब्रेक कर ली। तो दादाजी ने बोला, क्यों, क्या हुआ? तो आरव ने अपने दादाजी को पूरी स्टोरी सुनाई। तो वो स्टोरी क्या थी वो अब आप सुनिए। आरव ने बताया कि वैसे तो आदित्य और मैं बचपन से साथ पढ़ते आए हैं, हर स्कूल में क्लास में भी साथ रहे हैं, स्कूल भी हमारा हमेशा बचपन से एक ही रहा है। क्लास में हम हमेशा ही फर्स्ट आते थे, या तो कभी वो फर्स्ट आता या मैं फर्स्ट आता था, और इस बात को लेकर हमारे बीच में कोई कंपटीशन भी नहीं था। हम क्या करते थे, अगर वो फर्स्ट आता तो वो मुझे ट्रीट देता, और मैं फर्स्ट आता तो मैं उसे ट्रीट देता। हम दोनों के बीच इस बात को लेकर कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं था। हम खुशी खुशी रहते थे, सारा काम साथ करते थे, खाना साथ खाते थे, खेलते भी साथ थे। हम एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड थे, एकदम बेस्ट बेस्ट, जैसे आपके भी होंगे काफ़ी सारे। तो 6th स्टैंडर्ड तक तो ऐसा था, लेकिन जैसे 6th स्टैंडर्ड आया, 6th स्टैंडर्ड में हमारी एक नई टीचर आई। नई टीचर बहुत अच्छी थी, बहुत ही अच्छे से पढ़ाती थी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी कराती थी, उनकी क्लास में पढ़ने में मज़ा आता था। एक दिन मैम ने बोला कि बच्चों, आप सबको एक दूसरे से कंपटीशन करना चाहिए फर्स्ट आने के लिए। तो उनमें से एक बच्चा उठा और उसने बोला कि मैम, फर्स्ट तो या तो आदित्य आता है फिर आरव आता है। तो मैम ने बोला, बेटा हार्ड वर्क करके फर्स्ट आप कोई भी आ सकता है। और उन्होंने हम सब बच्चों को टास्क दिया कि अब से हर वीक में टेस्ट होंगे, और जो उस टेस्ट में फर्स्ट आएगा उसके प्राइजेस भी मिलेंगे, और उसका नोटिस बोर्ड पे फोटो भी लगेगा। अब तो भाई सब बच्चे खुश हो गए, सबको गिफ्ट चाहिए था, और सबको चाहिए था कि उनका फोटो भी डिस्प्ले बोर्ड पे लगे। तो सब बच्चे मेहनत करने लगे, मैं और आदित्य ही मेहनत करने लगे। अब क्या हुआ, आदित्य का नेचर धीरे धीरे चेंज होता चला। अब वो मुझे अपनी होमवर्क की नोटबुक नहीं दिखाता था, बात भी नहीं करता था। एक दिन मेरी तबीयत खराब थी तो मैं स्कूल नहीं जा पाया। अगले दिन मैं गया तो मैंने उससे क्लास वर्क के लिए नोटबुक मांगी, तो उसने नोटबुक देने से मना कर दिया। तो मुझे किसी और स्टूडेंट से लेके वो काम करना पड़ा। अब मैंने उससे छुट्टी में पूछा, आदित्य तुम मुझसे नाराज है किसी बात पे? तो आदित्य ने मुझसे कुछ नहीं बोला। उस वीक में वो टेस्ट में वो फर्स्ट आया, तो उसने मुझे ऐसे देखा जैसे वो मुझे चिढ़ा रहा हो। मुझे बड़ा अजीब लगा। अगले वीक में मैं फर्स्ट आ गया, तो उसने मुझसे बात बंद कर दी और सीट भी चेंज कर ली। अब तो वो दूसरे फ्रेंड के साथ बैठने लगा। तो मैंने इससे छुट्टी में पूछा कि भाई आदित्य नाराज़ है तो मुझे बताना, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। उस दिन मुझे बहुत रोना आया और मैंने मम्मी को आके बताया सब कुछ। मम्मी शाम को मुझे आदित्य के घर लेके गई, मुझे आदित्य के पास बिठाया और बोली
कि आदित्य बेटा आरव से कोई गलती हुई है, तो उसने उस बात का जवाब ही नहीं दिया। अब जब तक फाइनल टेस्ट नहीं हो जब तक तो कभी वो फर्स्ट आता कभी मैं फर्स्ट आता, इस तरह से चलता रहा। और धीरे धीरे करके उसने मुझसे बात करना बंद कर दिया और मुझसे बिल्कुल बात नहीं करता था, मुझे देखता भी नहीं था और उसके फ्रेंड्स भी नए बन गए थे। जब फाइनल टेस्ट हुए तो मैं फर्स्ट आया, तो आदित्य ने टीचर से ये बोला कि मैम आरव तो चीटिंग करके फर्स्ट आया है। तो मैम ने उसे डांटा कि बेटा ऐसे किसी बच्चे के लिए गलत नहीं बोलते, किसी के लिए भी गलत नहीं बोलते। उस दिन मुझे बहुत दुख हुआ दादाजी कि मेरा बेस्ट फ्रेंड मेरे बारे में ऐसा बोल रहा है। कहाँ तो मैं इसके साथ हमेशा से खेलता है और कहाँ ये इस तरह का हो गया कि मेरी बुराई कर रहा है। उस दिन मुझे बहुत रोना भी आया। फिर मैं सोचने लगा कि काश मैं कभी फर्स्ट ही नहीं आता, कम से कम मेरा फ्रेंड तो मेरा हमेशा फ्रेंड रहता। फिर आरव ने दादाजी की तरफ देखा और उनसे एक क्वेश्चन पूछा कि दादाजी हमेशा फ्रेंड क्यों नहीं रहते, कंपटीशन की वजह से दूर क्यों हो जाते हैं। तो उसके दादाजी उसका सवाल सुन के चौंक गए कि ये बच्चा कितना इंटेलिजेंट सवाल कर रहा है, इतने छोटे से बच्चे के मन में इतना बड़ा सवाल, और ये बच्चा कितना सेंसिटिव है। तो उनके मन में यही आया कि इतना अगर छोटा बच्चा इस चीज़ को फील कर सकता है तो जिन बड़े बड़े लोग होते हैं जिनके मन में आता है तो वो क्या फील करते हैं। उन्होंने आरव के सर पे प्यार से हाथ फेरा और बोले बेटा आरव, बेटा तुम अकेले नहीं हो जो इस चीज़ को फील कर रहे हो, और इसमें गलती तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड की भी नहीं है। क्योंकि कंपटीशन जो चीज़ है ना, ये इंसान को बिल्कुल चेंज कर देती है, ये इंसान को सब कुछ भुला देती है, ये कुछ अच्छा नहीं करने देती। इसमें इंसान केवल अपने ईगो की सुनता है, वो अपने आप को प्रूव करना चाहता है, अपने आप को सबसे अच्छा साबित करना चाहता है, और इसके आगे वो किसी की नहीं सुनता। इस चीज़ को लेकर भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में क्या कहा है वो सुनो। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो तर्योण वशमागच्छेतो यस्य परिपंथिनो। अगर इसका सिंपल वर्ड में मतलब समझा जाए तो ये है कि जेलसी हर इंसान के मन में छुपी होती है और इंसान को उसके कंट्रोल में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये उसकी भलाई के रास्ते में उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। हम जितना भगवान को अपने करीब करेंगे उतना ही हम अपने मन को कंट्रोल में कर पाएंगे। मन को कंट्रोल में करना मुश्किल ज़रूर है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। जितना हम अपने मन को कंट्रोल में रखेंगे उतना ही जेलसी या फिर कंपटीशन वाली फीलिंग हमें इफेक्ट नहीं करेगी। किसी भी चीज़ के लिए या फिर पढ़ाई के लिए मेहनत करना गलत नहीं है, लेकिन मेहनत हमें इसलिए करनी है ताकि हम कुछ सीख सकें, अपने आप को इम्प्रूव कर सकें, लाइफ में कुछ बन सकें, ताकि सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकें, इसलिए नहीं कि फर्स्ट आ सके। अच्छा इंसान वो होता है जो सबको साथ में लेकर चलता है, वो नहीं जो सबसे आगे चलता है। जब भी हम किसी से कोई काम कंपटीशन वाली फीलिंग के साथ करते हैं तब क्या होता है, हम उस काम को एंजॉय नहीं कर पाते। जब आप और आदित्य पहले पढ़ते थे तो आप अपनी स्टडीज़ कितना एंजॉय करते थे, लेकिन अब मार्क्स फर्स्ट आने की टेंशन यही लगा रहता है। एंजॉय तो कोई है ही नहीं, फन भी नहीं है और लर्निंग भी नहीं है, आप कुछ सीख भी नहीं पाते। आदित्य आज भी आपका बेस्ट फ्रेंड है, बस आपको एक बेस्ट फ्रेंड की अप्रोच के साथ उसके साथ आगे बढ़ना है। आपको आदित्य को समझाना है कि आपकी फ्रेंडशिप हर कंपटीशन से ऊपर है और कोई भी कंपटीशन या कोई फीलिंग या फिर कोई भी किस तरह का कंपटीशन आपकी फ्रेंडशिप के बीच में नहीं आ सकता। आपको आदित्य को ये भी समझाना है कि आगे जब फ्यूचर में जाएंगे या फिर फ्यूचर में देखेंगे तो पीछे केवल मेमोरीज रह जाएंगी, ये मार्क्स कोई काम नहीं है। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि वो आज भी आपका बेस्ट फ्रेंड है। तो आप आदित्य को समझाइए और भगवान श्री कृष्ण आपको और आदित्य को सद्बुद्धि दे। तो बच्चों, ये एक छोटी सी स्टोरी थी, इसके अंदर एक छोटा सा मैसेज छुपा हुआ था। आपकी लाइफ में भी इस तरह की सिचुएशन आ सकती है या फिर आई होगी या आने वाली होगी, तो आप अपने मन को जेलसी या फिर कंपटीशन वाली फीलिंग से
कंट्रोल ना होने दें और आपके लिए रिलेशन इन चीज़ों से ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, आपको आगे बढ़ना है, मेहनत करनी है, लेकिन इसलिए नहीं कि आप अपने फर्स्ट आ सको या फिर मार्क्स बढ़ा सको, इसलिए नहीं। आपको मेहनत करनी है। क्यों? क्योंकि आपको लाइफ में कुछ बनना है और आपको अपनी सोसाइटी के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने आप के लिए आपको आगे कंट्रीब्यूट करना है, अपनी लाइफ इम्प्रूव करनी है, बेटर करनी है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ, एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।